डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। जैसा कि हमने डिवीज़न ब्रायोफाइटा की तमाम जो आगे सब कैटेगरीज थी तीनों, उनमें हमने ये देखा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का अमल होता है। दो डिफरेंट जनरेशन गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट आपस में अल्टरनेट करती हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि ये प्रोड्यूस करती है वेरिएशंस, ठीक है। और वेरिएशंस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, आपको पता ही है कि वेरिएशन न्यू करैक्टर्स पैदा करते हैं, और न्यू करैक्टर जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारा माहौल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमें भी अपने अंदर ऐसे करैक्टर पैदा करने पड़ते हैं जो कि उस माहौल के चेंज के लिहाज से ज़्यादा बेस्ट हों। जैसे हमारा टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर रहा है हमारे माहौल का, तो हमारे अंदर ऐसे करैक्टर होने चाहिए कि हम हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरह वेरिएशन प्रोड्यूस करती है। नंबर 1 है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है गैमीट्स की, मेल और फीमेल गमीटोफाइट जो हैं वो मेल एंथीरोजाइट बनाता है, जबकि फीमेल एग, तो उनके मिलने से ओस्पोर बनता है। तो यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन हुई है ओस्पोर में, दो डिफरेंट जो जेनेटिक मटेरियल थे वो आपस में कंबाइन हुए, तो वेरिएशन आ गई। ओस्पोर डेवलप किस में करता है? स्पोरोफाइट में। तो इट्स मीन के स्पोरोफाइट जो है वो उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, न्यू करैक्टर्स आ रहे हैं। और ये हमने देखा है ब्रायोफाइट्स की पहली क्लास जिसमें स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था, और फिर एंड पे जो एंथोसरोप्सिडा थे उनके अंदर स्पोरोफाइट जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये कैसे हो गया? इस वेरिएशंस की वजह से। इसी तरह दूसरी जगह जहाँ वेरिएशन प्रोड्यूस होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, वो ये है कि स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर बाय म्यूसिस, ठीक है। जब स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करता है म्यूसिस से, तो आपको पता है म्यूसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसके नतीजे में जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिशफल होता है। तो यहाँ पे अगेन जो है वो जेनेटिक वेरिएशन आ गई है, किसमें? स्पोर्स में। अब स्पोर्स जब डेवलप करते हैं गेमीटोफाइट में, तो गेमीटोफाइट भी जो है उसमें भी इन टर्न जो है वो वेरिएशंस आ जाती हैं। वो गेमीटोफाइट में भी न्यू करैक्टर आ गया, वो गेमीटोफाइट भी बेहतर जो तरीके से सर्वाइवल कर सकेगा, या उसके सर्वाइवल के चांसेस भी इंक्रीज़ हो गए। अब इसी तरह जो स्पोरोफाइट है वो जनरेशन अगर इंडिपेंडेंट है, तो अगर गेमीटोफाइट को ऐसी कंडीशन नहीं मिल रही जिसमें वो सर्वाइव कर सके, वो मर भी जाता है, तो प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट की सूरत में ज़िंदा रहेगा। और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, स्पोरोफाइट से स्पोर रिलीज़ होंगे और गेमीटोफाइट बन जाएगा, और प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें स्पोरोफाइट नहीं ज़िंदा रह सकता, तो गेमीटोफाइट तब तक ज़िंदा रहेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो स्पोरोफाइट जो है वो गेमीटोफाइट से जनरेट कर जाएगा। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एक बहुत ही अहम हमें सिग्निफिकेंस है। इसी तरह जो वेरिएशंस का मैंने जिक्र किया था उसको ज़रा डिटेल से देखते हैं कि दिस रिशफलिंग ऑफ जीन लीड्स टू वेरिएशन एंड प्रोड्यूस न्यू करैक्टर्स। वेरिएशंस की वजह से नए करैक्टर्स आते हैं। अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद न्यू करैक्टर्स आर प्रोड्यूस। बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म जो है नए करैक्टर्स के साथ प्रोड्यूस होते हैं। ऑर्गेनिज्म विद सूटेबल करैक्टर फॉर दैट इन्वायरमेंट आर सेलेक्टेड बाय नेचर। अब हर इन्वायरमेंट में जो है वो सेम करैक्टर जो है वो सेलेक्टेबल नहीं होते। हर इन्वायरमेंट में डिफरेंट करैक्टर जो हैं वो सेलेक्टेबल होते हैं या ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जो ज़्यादा हेल्पफुल करैक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म होंगे उनको नेचर सेलेक्ट कर लेगी और जो दूसरे होंगे जिनके करैक्टर्स इतने अच्छे नहीं हैं उस इन्वायरमेंट के लिहाज से, उनको रिजेक्ट कर देगी और वो मे भी मर जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जो नई जनरेशन होगी वो सारी अडाप्टेड टू एनवायरनमेंट होगी और उसमें करैक्टर्स बेस्ट होंगे और वो उसका सर्वाइवल रेट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो वो वाली जनरेशन वक्त के साथ साथ मज़ीद जो है वो अडाप्टेशंस करती रहेगी और बेहतर उस माहौल में ज़िंदा रह सकेगी।
इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट फ़ायदे हैं, जैसे कि स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करता है, तो वो स्पोर क्या है, डोरमेंट है। जिस तरह सीड होता है कि उसको पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होता, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वापस वो दोबारा से जर्मिनेट कर जाता है। इसी तरह जो है स्पोर्स भी अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो टॉलरेट करते हैं उनको, और जब दोबारा से फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो एक ये फ़ायदा है कि हमारे पास प्लांट अगर मर भी गए हैं तो स्पोर जो हैं वो पड़े रहेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो दोबारा से रीजनरेट कर जाएंगे। इसी तरह ये भी एक फ़ायदा है कि ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। स्पोर जो हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर है कि वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर सकता है और डिफरेंट रीजन्स में जाके वो अपनी आबादी को बढ़ा सकता है, न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकता है। जिससे क्या होगा कि अगर एक रीजन में कोई डिज़ास्टर आता है और वो ख़त्म भी हो जाते हैं सारे प्लांट, तो दूसरे रीजन में उनकी जो है वो आल औलाद या उनके कुछ स्पीशीज़ बच जाएंगी, और वो स्पीशीज़ जो हैं वो बच जाएंगी और वहाँ पे वो ग्रो करती रहेंगी और वापस वहाँ से उस लैंड पे आ सकती हैं। आई होप सो आपको समझ लग गई होगी और लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।